अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र अली और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी। अच्छा बच्चे, ये चैप्टर में बड़ा मतलब एक तरीके से इस चैप्टर की आप लोगों को आउटलाइन पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? बायोलॉजिकल मेथड का। सिर्फ एक ही टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है बायोलॉजिकल मेथड। सवाल ये पैदा होता है, क्या है ये बायोलॉजिकल मेथड? क्या है ये बायोलॉजिकल मेथड? बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड या फिर साइंटिफिक मेथड उस चीज़ का नाम है जिस चीज़ के ज़रिए हम सच तक पहुँचते हैं, हम फैक्ट तक पहुँचते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड क्या है या फिर साइंटिफिक मेथड क्या है, कि वो पाथवे है जिससे हम सच तक पहुँचते हैं, जिससे हम फैक्ट तक पहुँचते हैं। अब मिसाल के तौर पे क्या नाम है, आपके अम्मी अब्बू ने आपको बोला होगा कि ज़्यादा मोबाइल चलाओगे तो आँखों का मसला हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो आप लोग प्रूफ कैसे करोगे? और इस चीज़ की सच कैसे, इस चीज़ की गहराइयों तक कैसे जाओगे और इस चीज़ को इस चीज़, इन दोनों चीज़ों के बीच में कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करोगे कि ज़्यादा मोबाइल चलाना, कि हमारे पास ज़्यादा मोबाइल चलाना, मोर मोबाइल यूज़ इक्विवेलेंट है चश्मे के। तो मैं तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है और उससे कैसे कैसे हम रिलेशन को इस्टेब्लिश करवाते हैं बिटवीन वन कॉज टू अदर कॉज। सही है, दिस इज़ द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड फिर मैं बता देता हूँ, वो मेथड होता है जिसमें हम कोई फैक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स। उन स्टेप्स को वन बाय वन देखते हैं। सही है। अच्छा, पिछली क्लास में आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। सही है। एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड द एनवायरनमेंट। मतलब वही यहाँ से लेके यहाँ तक कि साइंस की डेफिनेशन है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू आउट द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पे ये बात बताई गई है कि थ्रू आउट साइंस इवॉल्व हुई है और ऐसा नहीं है कि साइंस किसी एक जगह पे चुप करके बैठ जाए, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कर रही है। मिसाल के तौर पे पहले हमारे पास ये समझा जाता था कि ज़्यादा मोबाइल चलाने से आपकी आंखें ख़राब होती हैं। बाद में ये देखा गया कि जिन बच्चों की आंखों में चश्मा लगा हुआ है, क्या उनके वालिदैन को लगा हुआ है? बिल्कुल उनके वालिदैन को लगा हुआ था। तो हमें ये बात समझ आई कि चश्मे लगने का ताल्लुक आपके जेनेटिक्स से, ना कि आपके मोबाइल चलाने से। समझ आ रही है बातें? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इन तक पहुँचने के लिए, सच तक पहुँचने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच होती है और उस अप्रोच का क्या नाम है? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड बायोलॉजी में क्या होगा? सिंपल बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होगा? हम बायो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बायो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे हम? सॉल्व। चलो जी, नीचे चलते हैं। As you know that biology is a branch of science concerned with the study of living things or organisms, the system advancing knowledge by formulating a question, collecting data about it through observation and experiment, and testing the hypothetical answer about the living things is called biological method. सिंपल अल्फाजों में यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता है बायोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि लिविंग थिंग्स की स्टडी करती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ती है। ये जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग, बेसिकली यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड का एक शॉर्ट सी डेफिनेशन बताई हुई है और वो क्या है? द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। किसी भी चीज़ों की तह में जाने से पहले आप उस चीज़ के बारे में सवाल करते हो। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल मलेरिया की, प्लाज्मोडियम में कॉज ऑफ मलेरिया, उससे ही चीज़ अच्छे से समझ आएगी। किसी भी चीज़ के पीछे वजह जाननी होती है तो आप सवाल करते हो कि ये चीज़ हुई क्यों, बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन। सही, आपने सवाल पूछा और उस सवाल से मुताल्लिक आपने डेटा के कलेक्ट किया। ठीक है, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया? उस डेटा को चेक किया थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग। और जब टेस्ट में आपके पास कोई रिजल्ट आया, आपने उसकी बेसिस पे हाइपोथेसिस दी। अब हाइपोथेसिस जब बहुत सारी मिल जाएं, एक ही तरह की हाइपोथेसिस हो, वो आगे जाके हमारे पास क्या बन जाएंगे? वो आगे जाके हमारे पास आपकी थ्योरी बन जाएगी। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मेथड। ज़रा यहाँ पे देखते हैं इस टेबल में, ये टेबल बहुत अच्छा टेबल है। ये जो फिगर है, हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, उससे मुताल्लिक हमने देखा कि हमारे पास माजी में उससे कोई मुताल्लिक बात थी। मिसाल के तौर पे सपोज़ करो हमारे पास केस आता है मलेरिया का। सही है, एक जगह होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं मलेरिया के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हम मलेरिया के बारे में पहले क्या जानते थे।
मलेरिया के बारे में हम पहले ये जानते थे कि मलेरिया वहाँ पर होती है जहाँ की एयर क्वालिटी बहुत बुरी होती है, बैड एयर। सही है, मलेरिया का मतलब ये क्या होता है, बैड एयर। अब हमने ये हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस को अगर मैं सिंपल अल्फाजों में बोलूँ, इंटेलिजेंट गैस। क्या होता है? इंटेलिजेंट गैस। सही है। अब हमने क्या किया, हमने मिसाल के तौर पे जो मलेरिया के पेशेंट्स आ रहे थे, हमने उन सबका ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया। उनके ब्लड में सपोज करो मैं ये ब्लड का एक कोड ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें हमें ये देखो आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, आरबीसीज, और ये हमें थोड़े से डब्ल्यूबीसीज नज़र आ रहे हैं, थोड़े से हमें डब्ल्यूबीसीज नज़र आ रहे हैं। सही है। बीच में हमें एक छोटी सी चीज़ नज़र आई जो कि ब्लड में आमतौर पे होती नहीं है। वो क्या नज़र आया? प्लाज्मोडियम। वो क्या नज़र आया? प्लाज्मोडियम। तो हमने बोला कि ये चीज़ उमूमन ब्लड में होती नहीं है, अब ब्लड में है, तो क्या पता यही प्लाज्मोडियम क्या हो हमारे पास, मलेरिया की वजह। तो हमने क्या दी? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? इंटेलिजेंट गैस। तुक्का मारा, तुक्का मारा। सही है। अब क्या करेंगे हम? हाइपोथेसिस हमने दे तो दी, इंटेलिजेंट गैस हमने दे तो दिया। अच्छा जो लोग, तुम लोगों ने सुना होगा कि जो लोग बार बार बोल रहे होते हैं ना कि यार मेरी थ्योरी ये है, मेरी थ्योरी ये है, वो एक्चुअली में थ्योरी नहीं होती, वो उनकी हाइपोथेसिस होती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट गैस लगा रहे होते हैं अपना। सही है। अब हम हाइपोथेसिस को चेक करेंगे ऑब्वियसली। अब हाइपोथेसिस को चेक करने के दो तरीके हैं, या तो डिडक्टिव रीजनिंग या तो इंडक्टिव रीजनिंग। वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। एक्सप्लेन हाइपोथेसिस को, हमने हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया कैसे? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। अब ज़रा सुनना, हमने ये बोला कि जिन जिनको मलेरिया था उनकी बॉडी में हमें क्या मिलना चाहिए? प्लाज्मोडियम। सही है। और जिनकी बॉडी में मलेरिया नहीं था उनकी बॉडी में क्या हमें प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए? नहीं। तो हमने कितने बंदे लिए? हमने लिए तकरीबन 100 बंदे लिए जिनको मलेरिया था, और 100 बंदे लिए जिनको मलेरिया नहीं था। इन 100 बंदों के ब्लड में अगर हमें प्लाज्मोडियम मिला तो हम ये कहेंगे कि हाँ देखा, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन एक सेकेंड, जिनको नहीं था अगर उनमें हमें प्लाज्मोडियम नहीं मिला तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जिनको मलेरिया है तो उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम। एंड देयर फोर प्लाज्मोडियम क्या होगा? विल बी द कॉज ऑफ मलेरिया। एक्सपेरिमेंट किया हमने, एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को एनालाइज किया। डेटा हमने क्या कलेक्ट किया? 100 बंदे लेकर आए जिनको मलेरिया था, 100 बंदे लेकर आए जिनको मलेरिया नहीं था। जिनको मलेरिया था उनकी बॉडी में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया, जिनको मलेरिया नहीं था उनकी बॉडी में हमें प्लाज्मोडियम नज़र नहीं आया। सही है। डेटा ने हमारी बात को सपोर्ट किया और वो आगे जाके क्या बन गई? थ्योरी। और सुनो, अगर ये चीज़ हमारी बात को सपोर्ट नहीं करती फिर हम दोबारा अपना इंटेलिजेंट गैस लेकर आते, दोबारा नई हाइपोथेसिस देते और उस हाइपोथेसिस पे काम करते। तो ये थी पूरे चैप्टर की समरी। अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं। Biological problem is a set of questions to be solved about the natural world. These problems can be environmental, ecological, health related. No matter what types of problem are being studied, scientists use the same problem solving methods to find the answer that are logical and support the evidence. Basically हमारे पास biological problem क्या है? वो सारे सवालात हैं जिनको हमें हल करना है, ख्वाह वो कुदरती, वो अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, जो जो इस पूरी हमारी ऑब्जर्वल वर्ल्ड है उसके बारे में। ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? इन्वायरमेंटल हो सकती हैं, इकोलॉजिकल हो सकती हैं, या सेहत से मुताल्लिक हो सकती हैं। इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम, हम किस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल या हेल्थ रिलेटेड। हम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करते हैं, और वो क्या है हमारे पास? साइंटिफिक मेथड। ठीक है, टू फाइंड द आंसर दैट आर लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय द एविडेंस। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं किसकी? मलेरिया की। द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज। मलेरिया से बच्चों हज़ारों नहीं लाखों लोग मरते हैं साल में। तो इस डिज़ीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। वी आर फैमिलियर। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? आगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वी आर फेमिलियर विद द डिजीज ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। प्रीवियसली कॉज ऑफ मलेरिया वॉज अननोन। इट्स थॉट दैट मलेरिया इज कॉज बाय द बैड एयर। लैटिन में मलेरिया का मतलब ही क्या होता है? बैड एयर। मैला के मायने बैड, एरिया के मायने एयर। बेसिकली यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि हमें पता है कि मलेरिया क्योंकि सदियों से इंसानों की दुश्मन रही है, और एक लाखों लोग मरते थे इससे हर साल। और मलेरिया होता कैसे है हमारे पास? ये मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर? मॉस्किटो। और कौन सी मॉस्किटो? फीमेल मॉस्किटो। औरतों की काटने वाली आदतें जाती नहीं है कहीं भी हो। मजाक कर रहा हूँ, आप लोग दिल पे मत ले लीजिएगा। फिर हमने क्या किया? हम, अच्छा हाँ, प्रीवियसली जो कॉज ऑफ मलेरिया था हमें पहले पता ही नहीं था कि मलेरिया होता क्यों है। हमने बस उसको तुक्का मारा था। हमने बोला था मलेरिया का मतलब क्या है? बैड एयर। कि नहीं, बैड एयर की वजह से होता था। अच्छा, जब मलेरिया नाम पड़ा ना, वो किस वजह से पड़ा था, ये भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ज़रा आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ,
जिस जगह पे पानी खड़ा रहता है ऑब्वियसली वहाँ पे उस पानी में कीड़े भी आके पलते हैं और वहाँ की एयर क्वालिटी भी कोई बहुत बुरी हो जाती है, सही है। तो वहाँ के लोगों में ना एक सडन बीमारी हुई थी। तो उन्होंने उस जगह की जाके ना पूरी इन्वायरमेंट को स्टडी किया। उन्होंने देखा हर जगह स्टैगनेंट वाटर पड़ा हुआ है। स्टैगनेंट वाटर से ना हमारे पास मक्खियों के बहुत वो होते हैं, फिर मक्खियाँ उसमें जाके अपना लार्वा छोड़ देती हैं और वो लार्वा आगे जाके बड़े बड़े वो बन जाते हैं, कीड़े वगैरह, सही है। तो वहाँ की एयर क्वालिटी भी ना बहुत पुअर हो जाती है। तो हमने इस बीमारी का नाम रख दिया क्या? मलेरिया। आगे चलते हैं। ओके जी। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। सबसे पहले तो हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करने से पहले उसको क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, सही है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम फॉलोड बाय द फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व। बिल्कुल। सबसे पहला तरीका क्या है? उस जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में हम सवाल तो करें कि वो है क्या, और कैसे करेंगे? उसको ऑब्जर्व करके, सही है। और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है उसको लेके। ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं, या तो हम उसको अपने सेंसेस से डिटरमाइन करते हैं या तो हम कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, सही है। एक तो मिसाल के तौर पे मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैं जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स को देख रहा था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, सही है। मैं किससे देख रहा था? आँख से देख रहा था, सही है। या तो फिर मैं उनकी बातें सुन रहा था, उन लोगों से सुन रहा था, सही है। इसी तरीके से हमारे पास 5 सेंसेस से ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कैसे हो सकती हैं? थ्रू स्मेल हो सकती हैं, टच हो सकती हैं, टेस्ट हो सकती हैं। और ये क्या है हमारे पास? ये वाली क्या आती है हमारे पास? क्वालिटेटिव, जो कि हमारे पास सेंसेस से हम जो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं। और ये है हमारे पास क्या? क्वांटिटेटिव, जिसमें हम साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास थर्मामीटर हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, क्लॉक हो गई, सही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब ज़रा नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये पढ़िएगा। About 280 million people suffer from malaria in over 100 countries, and more than 2 million die every year from the disease। यानी तकरीबन 100 ममालिक में 28 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं और उनमें से 20 लाख लोग हर साल इस बीमारी के हाथों मौत का शिकार हो जाते हैं। इतनी ख़तरनाक बीमारी थी ये। अच्छा जी, अभी ऑब्जर्वेशन ही चल रही है हमारे पास, सुनिएगा। 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे हमारे पास जिनका नाम था लेवरेन। ये बंदा ना बड़ा अनोखा बंदा था। उस ज़माने में ना नया नया क्या डिस्कवर हुआ था? हमारे पास माइक्रोस्कोप। तो ना हर साइंटिस्ट ना अपने पास ना माइक्रोस्कोप रखता था और उसको जो चीज़ समझ आती थी ना वो ना उसको माइक्रोस्कोप में डाल के देखने लग जाता था। लेब्रान के पास ना, लेब्रान एक वो था, मतलब वो बायोलॉजिस्ट था। वो ना ब्लड सैंपल्स के बारे में बहुत स्टडी करता था। तो उसने देखा कि यार नॉर्मल ब्लड सैंपल्स तो ऐसे ही होते हैं, पर जब उसने मलेरिया वाले को देखा ना तो उसके मलेरिया वाले ब्लड सैंपल में एक चीज़ नजर आई जिसको उसने नाम क्या दिया? प्लाज्मोडियम। तो उसने बोला एक सेकेंड, ये मुझे इससे पहले तो नज़र नहीं आई थी, और अभी जिस बंदे का मैंने ब्लड लिया है मुझे उसमें नज़र आई है। उस बंदे को बीमारी मलेरिया थी। कहीं ये बीमारी तो, कहीं ये प्लाज्मोडियम तो मलेरिया का कॉज नहीं है, सही है। सो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन बनी कि प्लाज्मोडियम जो है प्रेजेंट होता है किसमें? ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया के पेशेंट्स में। अब ज़रा सुनना, ये ऑब्जर्वेशन उसने सिर्फ एक एक बार की होगी? नहीं, 3 से 4 उसने मलेरिया के पेशेंट्स में देखी होगी, या क्या पता 100-200 पेशेंट्स में देखी होगी। उसके बाद उसने क्या दिया होगा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था, इंटेलिजेंट गेस बाय द साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। उसी लेब्रान ने फिर क्या बोला होगा कि यार मुझे प्लाज्मोडियम नज़र आ रहा है हर मलेरिया के पेशेंट में, कहीं ये प्लाज्मोडियम ही तो वजह नहीं है मलेरिया की। तो उसने क्या किया? अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने एक तुक्का मारा, इंटेलिजेंट तुक्का मारा, ठीक है। और उस तुक्के का उसने सपोर्ट कैसे किया होगा? ऑब्वियसली अपने एक्सपेरिमेंट से जो उसने ऊपर किया था, ऑब्जर्वेशन से बेसिकली। और वो तुक्का क्या था उसका? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। पर ये सिर्फ क्या है? अभी तक ये सिर्फ क्या है? तुक्का ही है। अब इस तुक्के को चेक भी करना है कि तुक्का सही भी है नहीं है। तुक्का नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंट गेस कहेंगे। मुझे पता है आप लोग बोल रहे होंगे सर क्या तुक्का तुक्का लगा रखा है आपने। आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं रीजनिंग की। Biologists collect the information about the problem and formulate the hypothesis by using the reasoning process, that is inductive reasoning and deductive reasoning। आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा बेफिक्र है। बात की गई है सवाल। अब प्लाज्मोडियम से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे हमारे पास वो दो तरह के से पूछे जाएंगे, इधर इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब हमारे पास क्या होता है? आप स्पेसिफिक से चले जाते हो जनरल पे, आप मखसूस से चले जाते हो आम पे, सही है। या ख़ास से चले जाते हो डायरेक्ट आम पे, सब पे, कॉमन में। और डिडक्टिव में क्या होता है? आप जनरल से चले जाते हो स्पेसिफिक से। मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक क्या होगी? सपोज करो शार्क, और जनरल क्या होगा? फिश, क्योंकि शार्क भी क्या है? फिश है।
जनरल में हमारे पास ले आओ फिश, क्योंकि सारी फिशेस पानी में रहने वाली जितनी भी हमारे पास मरीन एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिश। और उसमें स्पेसिफिक क्या होगा, शार्क। ऐसा ही है। इस जिस तरीके से मिसाल के तौर पे क्लास में 30 बच्चे हैं और मैं बोलूँ उन 30 बच्चों में से मुझे अकरम चाहिए, अकरम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। जबकि वो 30 बच्चे जनरल थे क्योंकि सब उनमें सब थे। उनमें से मैंने एक बच्चे को वो कर दिया, नाम ले लिया उसका और बोला कि तुम इधर आ जाओ, स्पेसिफिक हो गया मैं। इस तरीके से मैं अकरम से हट के पूरी क्लास पे चला गया, स्पेसिफिक से जनरल हो गया। सही है बच्चों, आगे चलते हैं। आई डोंट नो इन्होंने ये क्यों डाला है, मतलब रीजनिंग ऑब्वियसली है बायोलॉजिकल मेथड का पार्ट, बट इससे मलेरिया का क्या है। चलो हाँ सही है, मुझे दिख गया मलेरिया का वजह। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग्स क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक से हम किस में चले जाते हैं, जनरल में। जैसे मिसाल के तौर पे शार्क इज़ अ फिश एंड ऑल फिशेज हैव स्केल, देयरफॉर शार्क्स आल्सो हैव अ स्केल। सही है। यहाँ पे ये बात की गई है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है हमारे पास, स्पेसिफिक से कहाँ पे चली जाती है, जनरल में। जैसे मिसाल के तौर पे शार्क हमारे पास क्या होती है, एक मछली, और जितनी भी मछलियाँ हैं उन सबकी बॉडी पे स्केल्स पड़े हुए होते हैं। और शार्क भी क्या है, एक मछली, तो शार्क की बॉडी पे भी क्या होगी, स्केल्स। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, जनरल से स्पेसिफिक में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे हाँ, और ये किस पे बेस करती है, इफ़ देन, अगर ये नहीं तो फिर ये, अगर ये नहीं तो फिर ये। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट। मलेरिया के केस में क्या होता है, इन्होंने ये बोला कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के पास क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में। सही है, आगे चलते हैं। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा डिडक्टिव रीजनिंग क्या थी। डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से हम स्पेसिफिक में जा रहे थे। जनरल हमने ये बोल दिया कि मलेरिया जो था मलेरिया बैरियर थी, फिर हमने स्पेसिफिक करा कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की तो जितने भी पेशेंट्स होंगे मलेरिया के उन सब की ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, हाइपोथेसिस दे दी, उसके ऊपर रीजनिंग हमने कर ली। अब हम करेंगे अपनी इस बात को प्रूफ, चेक करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं हवा में तीर तो नहीं चला रहे, कहीं अंधे होकर तीर तो नहीं चला रहे, वो तीर सही निशाने पे लग तो रहे हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज इन द साइंटिफिक मेथड इज टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द रीजनिंग। एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बात बताई थी कि हमने हाइपोथेसिस दे दी, हाइपोथेसिस को हमने वेरीफाई करने की कोशिश की थ्रू डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब उस इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग को हम चेक करेंगे किसके जरिए से, एक्सपेरिमेंट के जरिए से। एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअल में ये वजह है भी या नहीं है। की अदम्पशन इन द एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड मैनी टाइम्स। अच्छा, एक ऐसा नहीं है कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया, वो दोबारा अपनी करेंगे, नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे और हर साइंटिस्ट अपने लेवल पे करेगा। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अब मैं तो बायस हो गया ना कि मैं तो चाहूँगा कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह निकले। तो मेरे एक्सपेरिमेंट में क्या पता वजह आए और दूसरे में नहीं आए, दूसरे साइंटिस्ट के उसमें नहीं आए। तो फिर मल्टीपल साइंटिस्ट करके देखेंगे क्या इज़ इट ट्रू और फॉल्स। साइंटिस्ट परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, एक होगा कंट्रोल ग्रुप और एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स, जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्ट होंगे, और ब्लड सैंपल ऑफ द 100 हेल्दी पर्सन कंट्रोल ग्रुप हमारे पास माइक्रोस्कोप। बेसिकली यहाँ पे ये बात ली गई है कि हमने क्या लिया, 200 लोगों को लिया, 200, उसमें से 100 लोग थे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जिनके पास मलेरिया था, जो मलेरिया के पेशेंट थे, और 100 थे हमारे पास कंट्रोल ग्रुप के जिनकी बॉडी में मलेरिया नहीं था, जो मलेरिया के पेशेंट नहीं थे। और हमने क्या किया, उनकी बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। हमें क्या रिजल्ट मिला, आके देखते हैं। हमने जो रिजल्ट हमने देखा था, हमने उन 200 लोगों को देखा था। द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट एंड व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट that include detailing all observation and data made during your experiment. Result verifies the hypothesis. मलेरिया के केस में हमने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो था हमारे पास हर मलेरिया के पेशेंट्स में था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, सही है। लेकिन जबकि जो हमारे पास हेल्दी पर्सन थे जिनको मलेरिया नहीं था, वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, उनकी बॉडी में कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो हम यहाँ पे अपने कंक्लूजन पे पता है क्या पहुँचे, कि हमारे पास प्लाज्मोडियम इज़ दी कॉज ऑफ मलेरिया, क्योंकि ये सिर्फ मलेरिया के पेशेंट्स पे देखने को मिला, हेल्दी पर्सन्स में देखने को नहीं मिला। पढ़ लेते हैं। द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग अ कंक्लूजन। दिस इज वेयर ऑल द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज एंड डिटर्मिनेशन इज रीच about the hypothesis. If your hypothesis is supported, it's great. If not, then repeat the experiment or think of other ways to improve your position. इस यहाँ पे ये बात की गई है, कंक्लूजन पे आते आते हमने ये चीज़ देख ली कि हमने जो हाइपोथेसिस दी थी, क्या वो हाइपोथेसिस हमारे एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ हुई है या नहीं हुई। अगर तो प्रूफ हुई तो बहुत अच्छी बात है, हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब किया, हमने एक फैक्ट को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की। और अगर नहीं हुई तो हम अपना हाइपोथेसिस दोबारा से जनरेट करेंगे
करेंगे और हाइपोथेसिस को दोबारा से एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक करेंगे। अब हाइपोथेसिस, कंक्लूजन, रिजल्ट सब आ गया, वो फाइनली चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, जो कि लास्ट और सबसे अच्छी चीज़ है, वो क्या है हमारे पास, इसके आगे बहुत कम ही चीज़ें चाहते हैं, वो है हमारे पास थ्योरी। साइंटिस्ट जब कहते हैं कि हम हमारे पास थ्योरी है, उनका मायने कुछ और होता है, और जबकि एक आम आदमी कहता है कि हमारे पास थ्योरी है, उनका मायना कुछ और होता है। साइंटिस्ट कहता है कि हमारे पास थ्योरी है, तो मतलब उसके कहने का मतलब ये होता है कि उसने एक हाइपोथेसिस दी थी, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट से चेक किया, अब वो हर एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट वही आया, तो अब वो क्या बन चुकी है, थ्योरी। जबकि आम आदमी जब कहते हैं ना कि मेरे पास एक थ्योरी है, वो तुक्का मार रहा होता है, उसका मतलब क्या होता है, आई हैव अ गेस। साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड्स, जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो वेल टेस्टेड होती हैं और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से आई हुई होती हैं। सही है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर बार बार रिपीट होने वाली ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से ये तयशुदा बातें होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने काम किया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में और मैट्रिक में भी पढ़ोगे, जहाँ पे हमारे पास चार्ल्स डार्विन आए थे और इसी तरीके से हमारे पास लमार्क आया था। इन्होंने बड़ा काम किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, और इनका काम बहुत हद तक सराहा भी किया था, क्योंकि इन्होंने जो नज़रिया पेश किया था वो इनसे पहले किसी ने नहीं पेश किया था, और बात एकदम सही की थी इन्होंने, पर लैक ऑफ एविडेंसेस के चलते वो लॉ नहीं बन सका। फाइनली जब थ्योरी हमारे पास इस हद तक चेक हो जाती है कि उस पर कोई शक व शुबा नहीं रहता, वो फाइनली हमारे पास लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी। इररेफ्यूटेबल थ्योरी का मतलब ये है, उस थ्योरी को आप पलट नहीं सकते। जैसे ये थ्योरीज है ना, अभी भी जो थ्योरी है, कल को मिसाल के तौर पे कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट में पुराने वाले एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट हट के आता है, और वो जो नए वाला एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट किया जाए और आंसर वही नए वाले एक्सपेरिमेंट के साथ है, तो ये थ्योरी फिर कैंसिल भी हो सकती है, इस थ्योरी को रद्द किया जा सकता है। जबकि लॉ हमारे पास ऐसा नहीं है, लॉ हमारे पास फुल एंड फ्लेज होता है, इसीलिए इसको इररेफ्यूटेबल थ्योरी कहते हैं। ये एक बार आ गया तो अब ये कभी नहीं हट सकता, लॉ का मतलब ये होता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब समरी दे दूँ अच्छी सी, देखें अगर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, सही है, उस प्रॉब्लम को हमने ऑब्जर्व किया, सही है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो तरह की थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हमारे पास 5 सेंसेस की थी, जिसमें हमारे पास विजन, टच, टेस्ट, सेंस एंड स्मेल, और क्या थी हमारे पास, एंड हाँ बस ये 5 थी, आप लोग देख लीजिएगा। और एक थी क्वांटिटेटिव, जिसमें हमारे पास क्या था, हमने साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया था, जैसे थर्मामीटर, क्लॉक, फोनिकल फ्लास्क वगैरह, इन सब चीज़ों का। सही है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन के बाद हम चले गए थे किस पे, हमने ऑब्जर्व करने के बाद अपना एक इंटेलिजेंट गैस दिया था, वो थी हमारे पास क्या, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हमने चेक किया थ्रू रीजनिंग। रीजनिंग दो तरह की थी, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इससे होने के बाद हमने ये चेक किया था कि हमारी रीजनिंग सही जा रही है, उस पर रीजनिंग को हमने चेक करने के लिए क्या किया था, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से जब बात प्रूफ होते हुए नज़र आ रही थी, वो क्या बन गई थी हमारे पास, थ्योरी। और थ्योरी से फाइनली वो चीज़ आगे जाके जब मल्टीपल बार वो रिपीट हुई, तो वो क्या बन गया, लॉ। सही है। यहाँ तक you will prepare a table or graph, don't throw your data points what you think are bad and don't support your predictions. Some of the most incredible discoveries in science were made because the data look wrong. Okay, once you have recorded the data, you need to perform mathematical analysis to support or refuse your hypothesis. Basically यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारे पास जो डेटा होता है, हम उसको किसकी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, टेबल और ग्राफ की फॉर्म में। और हम अपने डेटा पॉइंट्स को ऐसे ही नहीं फेंक देते क्योंकि हमें वो बुरे लग रहे होते हैं या फिर हमारी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। दुनिया में होने वाली बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज पता ही क्यों हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने डेटा को इतना बुरा दिखाया था। उस डेटा को देखते हुए हमें समझ आया कि जो चीज़ हमने प्रेडिक्ट करनी थी, जो चीज़ हमने सोची थी होगी, वैसी नहीं हुई, बल्कि उससे हट के हुई। और उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई आगे जाके। एक बार हमने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम उससे अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकें या अपने आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर सकें, हाइपोथेसिस को बेसिकली। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स। अच्छा जी, अब ये मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाता हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इंटरप्रेट कैसे करते हैं ग्राफ को। अच्छा जी, फरवरी में हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स हैं इस तरफ, और ये हमारे पास साल के मंथ्स हैं। चले देखते हैं। फरवरी में हमारे पास तकरीबन 1500 मलेरिया के पेशेंट्स आए, सही है। मार्च में ये थोड़े कम हो गए, मार्च में थोड़े कम हो गए, अप्रैल में और कम हो गए, और अचानक से मई में इनका राइज हुआ, बहुत बढ़ गए। मई में जैसे ही हम आगे गए, जून में ये और बढ़ गए, जुलाई में इनका नंबर तकरीबन उतना ही था, ज़्यादा ना बढ़ा ना कम हुआ। जैसे ही अगस्त आया, इनका नंबर और बढ़ गया, तेज़ी से बढ़ा। सितंबर आते आते इनका नंबर डबल तक हो गया, 2x। और अक्टूबर में तो क्या ही कहने हैं,
ये इतना ऊपर पहुंच गया कि अकेले अक्टूबर में कितने कितने पिछले 3-4 महीनों में अकेले अक्टूबर में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुआ है। तो हमें क्या बात समझ आ रही है, और जैसे ही नवंबर में आया ये केसेस कम हो गए, दिसंबर में आए तो और कम हो गए, जनवरी में आए तो और कम हो गए। हमें ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है, और अक्टूबर आते आते ये केसेस पीक पे होते हैं। जैसे ही अक्टूबर के बाद महीने स्टार्ट होते हैं ये हमारे पास इनके केसेस डिक्लाइन हो जाते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे पास असल में होते हैं गर्मी का मौसम, किसमें, अप्रैल मई जून जुलाई में हमारे पास क्या होती है, गर्मी का मौसम। और वहाँ पे हमारे पास ना इनके बच्चे हैच करते हैं, मलेरिया जो जो वो होती है ना मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस, उनका ये होता है ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन इनका कब तक चलता है हमारे पास, अगस्त तक चलता है। अगस्त में जब ये ब्रीड एंड करते हैं तो इनकी ऑफस्प्रिंग आती हैं, और ऑफस्प्रिंग आते ही साथ लोगों को इन्फेक्ट करती हैं। इसीलिए आप लोग देखें सितंबर में, अगस्त में इनका ब्रीडिंग सीजन एंड हुआ और उसके बाद सितंबर तक इनकी ऑफस्प्रिंग आई। उन्होंने सितंबर और अक्टूबर में देखो इतना लोगों को इन्फेक्ट किया कि इन दोनों तुम पॉइंट्स को देखो। सितंबर में हमारे पास अक्टूबर में हमारे पास 6,000 केसेस थे और सितंबर में हमारे पास 5,000 केसेस थे। अब क्योंकि इनकी लाइफ छोटी होती है, ये लोग इन्फेक्ट करने के बाद ये खुद भी मर गए होंगे और उसके बाद इनका नंबर तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ इन फीमेल अनोफिलिस मॉस्किटो का, इसलिए केसेस भी हमारे पास फिर कम रिपोर्ट होना शुरू हुए। हो गॉड, इतना मज़े का ग्राफ था ये। बार चार्ट शोइंग द ट्रेंड ऑफ, अच्छा ये बच्चे सिंध की बात है 2016-17 की, सोचो उस वक्त आज से तकरीबन 10 साल पहले ये ऐसा हो रहा था, तो अब क्या हालात होंगे, अब तो और बढ़ गया होगा ये। खैर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये कौन सा है हमारे पास, पाई चार्ट है जिसमें हम सर्कुलर की फॉर्म में रहते हैं। ओके जी, हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जैसे किसी बीमारी की वजह से होती हैं, जैसे प्लास्मोडियम हो गया, जैसे हमारे पास नमूनिया हो गया, स्टेफ ऑरियस हो गया, इन सब की वजह से होती हैं, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। अकेले पाकिस्तान में सांस को लेके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, यानी जो सांस की बीमारी थी हमारे पास, वो 50% ज़्यादा थी, समझिए। मतलब टोटल इन्फेक्शन डिजीज़ का 51% हमारे पास क्या था, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था। यानी हमारे पास ये रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन कॉज कराते हैं वो इतने ज़्यादा थे कि इन्होंने टोटल इन्फेक्शन डिजीज़ का आधे से ज़्यादा सिर्फ ये थे। उसके बाद मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, जो 5% 16% था, डायरिया 15%, और डायसेंट्री जो कि गलाजत की वजह से होता है, इसके भी जो कुत्ते के काटने की वजह से होता है, और बाकी 3% अदर्स। सही। ओके, बस छोटा सा रह गया। अब बात करते हैं इसकी। In data analysis, statistical methods, that is ratio and proportion, are applied. Ratio is the comparison of two values expressed as a quotient as first and second. जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर हैज़ 2 सेपल्स। बेसिकली हमारे पास ना डेटा एनालिसिस में दो दो चीज़ों का आप नाम बार बार सुनोगे, रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो का मतलब होता है डिवीजन में, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक फ्लावर था, उसके पास 4 सेपल्स थे और 12 पेटल्स थे, यानी 4 सेपल्स थे और 12 पेटल्स थे। तो एक पेटल पे एक सेपल्स पे हमारे पास इसके पास 4 सेपल थे और 12 पेटल्स थे, यानी एक सेपल पे कितने पेटल्स होंगे। सिंपल, 12 को डिवाइड कर दो आप किससे, 12 को आप डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 1 4, 4 3 12, यानी एक सेपल पे हमारे पास 3 पेटल्स थे, सही है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4:12, 4:12 को तुम ऐसे सिंपल 1:3 भी लिख सकते हो। द रेशियो कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 1/3, ये लिखा हुआ है इधर जो मैंने आप लोगों को बताया था। अ प्रोपोर्शन इज द इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, यही रेशियो और प्रोपोर्शन पता है क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इन दोनों को ऐसे दिखाना कि ये दोनों बराबर है। मिसाल के तौर पे 4:1:2 बराबर है 1:3 के, 4:12 बराबर है 1:3 के। कैसे सर, 4 1 4, 4 3 12, ये भी बराबर है, ये भी बराबर। आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स as an integral part of scientific process. Imagine that you're a biologist studying insect population. You want to feel confident. भाई देखो, सीधी सी यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि मैथ्स का पूरा लेना देना है किससे, बायोलॉजिकल मेथड से।
ख्वाह वो मेजर करने के लिए हो, प्रिडिक्ट करने के लिए हो, या फिर कोई नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हो। सही। मैथमेटिकल बायोलॉजी क्या है हमारे पास, इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च, रिसर्च की फील्ड है जो हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम करती है। बेसिकली जहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल होता है और नंबर जहाँ भी आ जाए हमारे पास क्या है, मैथ्स है। जैसे हमारे पास एक बंदा इन्फेक्ट हो रहा है, 2 बंदे इन्फेक्ट हो रहे हैं, 3 बंदे इन्फेक्ट हो रहे हैं, इस फैसिलिटी में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो ये सब क्या है, न्यूमरल्स हैं। न्यूमरल्स क्या होते हैं, बेसिकली मैथ्स। और इन मैथमेटिकल मॉडल्स की क्रिएशन की गई ताकि हम उनसे क्या कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें नेचुरल अकरेंस को। जैसे मिसाल के तौर पे किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर पैटर्न को हम देखने को मिलता है, या किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या पॉपुलेशन चेंजेस हो रही है। मिसाल के तौर पे सर्दियाँ बढ़ रही हैं और फना लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब तक रिप्रोड्यूस करके अपनी आबादी को मेंटेन कर लेना चाहिए, तो उसने किया नहीं, तब उसकी पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ओवर टाइम होने वाली चीज़ें, या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गई, या हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई, और पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ख़त्म होने वाली कदार पे जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कैसे जा रही है, या बैक्टीरियल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें कौन डील करता है, मैथमेटिकल बायोलॉजी। आखिरी लाइन लिखी हुई है इस चैप्टर की, फाइनली वी कैन से मैथमेटिक्स प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि मैथमेटिक्स ही हमारे पास नेचुरल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे पास यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स की लैंग्वेज पता ही क्या है, यूनिवर्स की लैंग्वेज हमारे पास मैथ्स है। यूनिवर्स हमसे मैथ्स की फॉर्म में कांटेक्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 12। इंशाल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं